हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लासेस। मैं रंजीत परियार फिर से आपके पास आज एक खुशखबरी लेकर आया हूं। वो खुशखबरी कुछ और नहीं, जी हां, एमपीपीएससी 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। नोटिफिकेशन ना सिर्फ नोटिफिकेशन आउट कर दिया है बल्कि उसकी परीक्षा की तिथि और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि भी उन्होंने साझा कर दी है। अब आप कब से फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, एक चेंज है इसमें, बहुत बड़ा चेंज है। पिछले 4-5 सालों से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस जो हम पढ़ते आ रहे थे, इस बार उसमें काफी बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। ये क्या चेंज है इसको हम अभी वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चलिए बात करता हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कि कितनी वैकेंसी दी है और क्या हमारे सिलेबस रहेंगे। बाकी के सब आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एमपीपीएससी 2020। देखिए ये समझिए, अभी ही कुछ हाल ही में 4-6 दिन पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 के प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित किया था, जिसमें कट ऑफ आपका ओबीसी और जनरल का 146 तक गया था। और प्रीलिम्स की अभी बच्चे मेंस की तैयारी में स्टार्ट कर ही पाए थे कि प्रीलिम्स का भी नोटिफिकेशन आ गया। उनके फॉर्म भरने स्टार्ट जल्दी ही होने वाले हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्लासेस ने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस की नोटिफिकेशन आने वाला है, यानी जॉब आने वाली है। उसके अगले दिन ही मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी कांस्टेबल की आ गई थी। और यह भी हमने बताया था कि जल्द ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो जी हां, देखिए आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी आ गई है। तो बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस के साथ। अगर आपको सबसे पहले अपडेट चाहिए, हमारे चैनल के थ्रू सबसे पहले अपडेट दी जाती है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एमपीपीएससी 2020 की प्रीलिम्स की, कि क्या इसमें परिवर्तन किए हैं। आमूलचूल परिवर्तन के साथ थोड़ा सा हुआ है, लेकिन सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। चलिए देखते हैं। देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि किस तरीके से परीक्षा, सबसे बड़ी बात की परीक्षा होनी कब है। ये 11 अप्रैल 2021 को रविवार का दिनांक रहेगा। रविवार रहेगी 11 अप्रैल 2020, यानी 2021 सॉरी 11 अप्रैल। एग्जाम कब होगा इसका? 11 अप्रैल को होगा। तो दोस्तों अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने में आप अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों के प्रीलिम्स निकल चुके हैं वो अपनी मेंस में जुटे होंगे, अपनी मेंस की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेंस को छोड़ के आप डायरेक्ट दोबारा से प्रीलिम्स पे आइए। जो आपने अगर क्रैक कर लिया है, मैंने अभी बताया था कि जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला है वो दुखी ना हो, जल्दी ही आने वाली है और ये आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो कब रहेगा एग्जाम? एग्जाम रहेगा आपका 11 अप्रैल को। कितने बजे से रहेगा? 10 बजे दोपहर से। सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा दोपहर प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और आपका सीसेट का पेपर जो होगा वो होगा 2:15 से 4:15 बजे तक होगा। कब होगा? 11 अप्रैल को। ये डेट अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि भाई 11 अप्रैल से पहले खाना पीना है, बिल्कुल कम खाना है और पढ़ाई ज्यादा करनी है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। और सबको छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग जाइए, दिन भर मोबाइल में नहीं लगे रहना है। चलिए अब बात करते हैं क्या इन्होंने इसमें परिवर्तन किए। भाई कब से फॉर्म भरने लगेंगे हमारे? देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ये आयु की गणना की जाएगी आपको 1 जनवरी 2021 को। कैसे करी जाएगी? आयु की गणना आपकी 1 जनवरी से की जाएगी। भाई कुछ लोग सोच रहे थे कि हम ओवर एज तो नहीं हो जाएंगे, किस तरीके से मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं। तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी से की जा रही है, ठीक है। 28/12 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। 1 जनवरी से 2021 से आपकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। और आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, वो आपके 11 जनवरी से हो जाएंगे। आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएंगे आपके? ये देखिए आवेदन आपका 11 जनवरी से हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 11 जनवरी 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, अभी हम आगे इसमें बारे में डिस्कस करते हैं। कितने दिन तक हम इसको भर सकते हैं? 10 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 10 फरवरी तक भर सकते हैं। 11 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा आवेदन भरना और 10 फरवरी 2021 तक इसके हम आवेदन भर सकते हैं। तो इस वाले पेज में यही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। कौन फॉर्म डाल सकता है? जी हां, आपके सभी स्नातक उत्तीर्ण डाल सकते हैं, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो उसमें एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर वे छात्र जो अभी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। कौन? जो अध्ययनरत हैं। इस चीज को याद रखिए, जो अध्ययनरत हैं। ये बड़ा प्रश्न बच्चों के मन में आता है कि भाई हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो जी हाँ, आप एमपीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं चलिए सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या कहता है इसका। इससे पहले मैं थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। वैकेंसी हमारी देखिए, जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। यानी इसको हम एसडीएम बोलते हैं या उप जिलाध्यक्ष या अपर कलेक्टर भी इसको बोला जाता है। इसके कुल पद कितने हैं? 27 पद रखे गए हैं। यानी सभी कैटेगरी के ओवरऑल पद कितने रखे गए हैं? इसके 27 रखे गए हैं। गृह विभाग के अंतर्गत जो आता है उप पुलिस अधीक्षक, इसको हम बोलते हैं क्या?
डीएसपी, क्या बोलते हैं, डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके कुल पद 13 रखे गए हैं। वेतनमान आपका 15,600 से 39,100 प्लस 5400 ग्रेड पेमेंट है इसका, ठीक है। और विभाग है जैसे सहायक संचालक है, सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग है, सहकारिता विभाग है, ठीक है ना, जेल विभाग है, अधीक्षक जिला जेल। देखिए अधीक्षक जिला जेल के कुल 3 पद हैं, सिर्फ 3 पद दिए गए हैं। इसमें भी 1 पद सिर्फ एससी के लिए रिजर्व रखा गया है और 2 पद इसमें ओबीसी के लिए रिजर्व है। किसके लिए, अधीक्षक जिला जेल का जो सुपरिटेंडेंट होगा उसके सिर्फ 3 पद दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नायब तहसीलदार की। ये राजस्व विभाग हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहां से राजस्व विभाग हो जाएगा। यहाँ पे नायब तहसीलदार के पद कितने दिए गए हैं, टोटल पद नायब तहसीलदार के जो दिए गए हैं वो 38 पद दिए गए हैं। कितने पद दिए गए हैं, 38 पद दिए गए हैं। देखिए वित्त विभाग के दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा विभाग, लेखा विभाग क्या होता है आपका, ऑडिट डिपार्टमेंट की बात होती है लेखा विभाग में। इसके टोटल कितने पद हैं, 48 पद दिए गए हैं। तो ओवरऑल कुल पदों की संख्या कितनी है, 235, कुल 235 पद यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो उसके थ्रू जो वैकेंसी निकाली है 235 पदों पे लगती है। हालांकि ये फ्लैक्चुएट हो सकती है, ये अंतिम निर्णय आयोग का रहता है कि वो इसमें कमी या बढ़ोतरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी मेरा हिसाब है आज तक कमी तो की नहीं है, पिछली बार भी इतनी ही निकली थी, लगभग 500 प्लस गई थी वैकेंसी। तो इस बार भी इन्होंने बोला था कि हमारे पास 400 की जगह खाली है तो 400 प्लस वैकेंसी जाएगी, तो ये वैकेंसी बढ़ सकती है, इसमें सुधार होगा। तो आप वैकेंसी से हमें क्या करना है, आप अपनी वैकेंसी पे बात कीजिए, हमें सिर्फ एक लेना है, ठीक है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में लग जाइए। कहा भी गया है भैया 5 चीजें होती हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं, त्याग करना पड़ता है भैया पढ़ाई के लिए। चलिए हम सिलेबस पे आते हैं। कागचेष्टा भगो ध्यानम स्वाने निद्राचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो भैया अल्पाहारी हो जाइए, नहीं तो ज्यादा खा लिया और पर के सो गया बढ़िया, बस 4 घंटे 18 घंटे की नींद ले लो। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, भैया इसको पढ़ाई को व्यवस्थित से फोकस करना। परीक्षा योजना की बात करता हूं मैं। देखिए एक्चुअली मैं इस पे बात करके आपका टाइम नहीं लेना चाहता कि भाई मैं सीधी सी आपके बात करूं भाई आपके साथ कि भाई क्या आपका टेस्टिमोनियल में क्या बताया गया है, कितना बताया गया है, किस तरीके से आप इसको, फॉर्म की फीस कितनी है, इससे डजंट मैटर। मैटर क्या है सबसे बड़ा कि वैकेंसी कितनी है, और सबसे बड़ी बात वैकेंसी के अलावा कि हमारा सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है। 100 रुपए 200 रुपए का अंतर है, इस पर डिस्कस करने के लिए हम यहाँ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं खड़े हैं, और ना ही आप ऐसे कोई वीडियो देखिए जिसमें आपका 100 रुपए 200 रुपए डिस्कस हो रहे हो। डिपार्टमेंटल है, आप अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सिलेबस पे फोकस करते हैं। सिलेबस सीधी सी बात है, एमपीपीएससी की जो बात करते हैं वो आपके 3 चरणों की परीक्षा होती है। कितने परीक्षा चरणों की होती है, 3 चरणों की होती है। सेम यूपीएससी ऐसे 3 चरणों की होती है। कौन से होती है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, जैसे हम प्रीलिम्स बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, 2 एग्जाम होते हैं। एक आपका जीएस का होता है, दूसरा आपका सीसेट का होता है। सीसेट क्या होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर आपके तर्क शक्ति, आपके सोचने की क्षमता की भी उसका वो लिया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और मैथ्स वगैरह हिंदी वगैरह ऑल सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। और जीएस में सिर्फ जीएस का पेपर होता है। हालांकि सीसेट आपका ओनली ऑल क्वालिफाइंग होता है, इसमें 40% आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई। और जीएस के पेपर से आपकी मेरिट बनती है, जिसके आधार पर आप चुने जाते हैं कि आप मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं, ठीक है। तो दूसरा होता है आपका राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। कौन सी होती है, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा आपकी कैसी होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, इसमें ओएमआर शीट का किया जाता है, ऑनलाइन नहीं रहता है, ऑफलाइन रहता है ये एग्जाम। और इसके लगभग सेंटर सभी के डिस्ट्रिक्ट जिले पे, सभी जिले पर इसके सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा। ये आपके लिखित एवं वर्णनात्मक होती है। क्या इसमें रहते हैं, अभी हम प्रारंभिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मेंस के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा चरण जो आप होता है, परीक्षा का तीसरा चरण होता है, वो होता है आपका साक्षात्कार। 175 नंबर का साक्षात्कार होता है। इसके आधार पर इन तीनों की मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट के आधार पर आपके, हालांकि जो फाइनल मेरिट में नंबर्स जोड़े जाते हैं, अंक ऐड किए जाते हैं, वो आपके ओनली मुख्य परीक्षा से, मुख्य और आपके किससे, साक्षात्कार से जोड़े जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के जो है वो सिर्फ आपको इसके लिए ली जाती है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं, या कह सकते हैं यह एक एंट्रेंस एग्जाम के जैसा है। चलिए ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में हमने सब कुछ बता दिया है, जो कुछ इसमें था। सिर्फ सिलेबस रह गया है आपका, तो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है ना। देखिए किस तरीके से बताया गया है कि 40% अंक प्राप्त करना है। मैंने शॉर्ट भाषा में सरल शब्दों में आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना। जो आपको नहीं भी पता था या
उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम सिर्फ सिलेबस की। किसके बारे में बात करेंगे हम? सिलेबस की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेबस पे आपने जल्दी से ज्यादा अच्छे से फोकस नहीं किया, सिलेबस ही आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि हर 4 से 5 साल में आयोग अपना सिलेबस बदल देता है और परिवर्तन कर देता है। नए बच्चों को कुछ समस्याएं आती हैं, इन 5 साल से हम वो चीज पढ़ रहे हैं या 3 साल से वो चीज पढ़ रहे हैं, अब हमें जो सिलेबस पढ़ना है वो एक नए तरीके से पढ़ना है। तो होता है कुछ, हर बार होता है। लास्ट आपका शायद 2014 में सिलेबस चेंज हुआ था और जो अब हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहला पाठ्यक्रम है आपका प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करूंगा मैं। प्रारंभिक परीक्षा में आपको इन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। किसके बारे में बात होगी? मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और साहित्य के बारे में बात होगी। सो एमपी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क नेक्स्ट क्लासेस पर आपको उपलब्ध कराई जाएंगी लाइव। गॉट दैट? सभी क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क आपको नेक्स्ट क्लासेस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारा उद्देश्य केवल और केवल सेवा भाव है, ठीक है। आपके पास अगर पैसे नहीं है, बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज नहीं कर सकते हैं, आइए नेक्स्ट क्लासेस पे, नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपको एक्सपर्ट के थ्रू हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ मिलेंगे यहाँ पे और आपकी समस्याओं का समाधान हम मिलकर करेंगे। कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, हम मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे और वी विल जीतेंगे जरूर, हम हमेशा जीतेंगे, ठीक है ना। इस चीज को आप नोटिस करके रखिए। सिर्फ आपको मेहनत करती जानी है और हमसे भी जो आपको बन सकता है, हम अपनी पूर्ण क्षमता के साथ आपके साथ लगने को तैयार हैं। पीडीएफ नोट्स बिल्कुल भूल जाइए, हम पे छोड़ दीजिए। आप अपनी सिर्फ पढ़ाई भी कीजिए, रिसर्च हम करेंगे। नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल में बार बार इस चीज के आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नेक्स्ट क्लासेस के नाम से, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए और आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, किसके नोट्स चाहिए, किसकी पीडीएफ चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन बॉस, आपको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा, जब ना हमें पता चलेगा कि आपको क्या की जरूरत है। हमने थोड़ी आंख बंद किया और पता लगाया भैया स्टूडेंट को क्या चाहिए और ये चाहिए, हमने आपको सेंड कर दिया, नहीं हो पाएगा। मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, लॉजिक जैसी होती है। तो लॉजिक पे बात कीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं एमपी। एमपी के लिए हमारा अलग से टीचर है हर सब्जेक्ट वाइज। तो हम क्या है इसमें देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास रहेगा इसी में। इतिहास के साथ साथ आपके संस्कृति, सबसे बड़ी बात जो है संस्कृति, जैसे आप लोग भूलते जा रहे हैं, संस्कृति और साहित्य। देखिए, संस्कृति अलग चीज है और संस्कार अलग चीज, संस्कृति है ये, ठीक है ना। इस चीज को इतिहास, संस्कृति और साहित्य। साहित्य क्या होता है हमारा, जो हम इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का साहित्य क्या है, क्या इस पर लिखे गए थे। इसके अंतर्गत क्या रहेगा, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। देखिए, टॉपिक वाइज ही यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। ऐसा नहीं होगा तुक्का चल रहा है, क्लास चल रही है, चलने दो भैया, हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं उसके बाद चिल्ला दिया हमारे 100 सिलेक्शन हुए। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। हम जितने बिल्कुल जेन्युइन बात करते हैं और जेन्युइन ही चलेंगे। आपके टॉपिक में मध्य प्रदेश का टॉपिक है, तो मध्य प्रदेश जब हम उठाएंगे तो सिलेबस को रख के उठाएंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं की बात हो रही है तो महत्वपूर्ण घटनाओं पे चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रमुख राजवंश की बात हो रही है तो प्रमुख राजवंश पे ही चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं ना। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो दुनिया करती है, गधा भी हार्ड वर्क करता है। स्मार्ट वर्क करना है हमें। कम समय है, सिलेबस बड़ा है, सिलेबस नया है, तो भाई जब आपके लिए नया है तो सबके लिए नया है वो। समझ रहे हो ना। तो कट ऑफ भी इतना नहीं रहेगा जितना इस बार रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यानी जो 1857 से लेकर जो 1947 तक देश आजाद हुआ है, उसमें पूरे देशवासियों ने भाग लिया था। लेकिन मध्य प्रदेश विशेष ने क्या भाग लिया, इसकी हमें जानने की जरूरत है। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट यही है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश ने क्या योगदान दिया था। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला। प्रमुख कला मध्य प्रदेश में कौन से हैं, यानी कौन हमारे क्लासिकल सिंगर्स रहे हैं, क्या हमारे कला रही है, क्या हमारी चित्रकला रही है, क्या हमारी मूर्ति कला रही है, और क्या हमारी स्थापत्य कला रही है। स्थापत्य कला से यानी किले की बात करें, मंदिरों की बात करें, या हम खजुराहों के मंदिरों की बात करें, ये सब आपके कैसे में आते हैं, स्थापत्य कला के अंदर आते हैं। तो ये इनके बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। जनजातियां कौन कौन सी हैं आपके मध्य प्रदेश में, बोलियां कौन सी बोली जाती हैं। बैरा है आपका, भील जनजाति है, बैगा जनजाति है, गौंड जनजाति है। मध्य प्रदेश जनजातियों के मामले में सबसे प्रथम है, पूरे देश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, देखने जनजातियों के बारे में बात करेंगे, बोलियों के बारे में बात करेंगे। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार। प्रदेश के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं,
लोकगीत हमारे यहाँ कौन से गाए जाते हैं, लोक कलाएं कौन सी हैं, लोक कलाएं यानी आपके स्थानीय क्षेत्र में बोली करने वाली कलाएं, की जाने वाली कलाएं, स्थानीय त्योहार और स्थानीय संगीत, ठीक है ना। इसके अलावा लोक साहित्य यानी स्थानीय कुछ साहित्य होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भाई स्थानीय साहित्य, आपने एक आला उदल के बारे में सुना होगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है आला उदल की रचनाएं हैं, तो ये आपका स्थानीय साहित्य के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल, हमारे कौन से धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि हम इंदौर की बात, सॉरी उज्जैन की बात करें, महाकालेश्वर की, या ओंकारेश्वर की बात करें, या माँ पीताम्बरा की बात करें, पीताम्बरा पीठ है, तो ये हमारे धार्मिक स्थल हैं। और पर्यटन स्थल कौन से हैं, पर्यटन की बात करें तो हमारे यहाँ पचमढ़ी है, और भी जितने भी आपके पर्यटन क्षेत्र हैं घूमने वाले, उनके बारे में बात की जाती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, देखिए ये तो जनजाति थी, जनजाति के बारे में बात करेंगे। और जनजातीय व्यक्तित्व यानी जनजातियों में से तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सभी जो मध्य 1857 क्रांति में या अभी तक जो देश में या प्रदेश में जो परिवर्तन लाया गया है वो सब अपर कास्ट के लोगों ने लाया है या लो कास्ट के, लेकिन इनके कुछ व्यक्तित्व जनजातीय व्यक्तित्व हैं, जो जैसे कि मैं बात करूं, आपने टांटिया भील के बारे में अगर सुना हो, आप मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग की तैयारी करने जा रहे हैं, टांटिया भील के बारे में जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपको सुनना है, उसके बारे में समझना है। टांटिया भील एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है जो जनजाति से यानी जनजातीय क्षेत्र से आता था, और इन्हें 1857 की क्रांति के बाद की जो जितनी भी आपकी जो मतलब बात कर रहा हूं मैं, स्वतंत्रता सेनानी की एक बोले हम इन्हें, तो ये इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था टांटिया भील ने, ये जनजाति है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, अभी खत्म हुआ है, ये लेक्चर बढ़ा जाएगा, लेकिन सीधी सी बात है, मैंने अभी भी बोला था हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है, तो स्मार्ट वर्क के लिए हमें एक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करनी पड़ेगी, और उस चर्चा के साथ साथ हमें किस पर वर्क करना है उस पर हमें विशेष फोकस करना पड़ेगा। तो बात करता हूं मध्य प्रदेश के इतिहास, सॉरी भारत के इतिहास की, ये तो किसका हो गया। देखिए सीधी सी बात है, आपको एक जीरो से अपर के लिए उसमें जाना पड़ेगा, केस में जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम कहां रहते हैं, जिले में रहते हैं, यानी हम राज्य में रहते हैं। राज्य कौन सा है हमारा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत, भारत के बाद विश्व। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको इतिहास की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का पढ़ना पड़ेगा, भारत का पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसके बाद विश्व का भी थोड़ा बहुत कुछ सिलेबस में आता है वो पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इस बार कुछ सिलेबस काट दिया गया है, जैसे इंग्लैंड की क्रांति और रूसी क्रांति हुआ करती थी, वो 35 नंबर का एक सिलेबस था मुख्य परीक्षा से, वो काट दिया गया। लेकिन अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की, मुख्य परीक्षा के समय करेंगे। तो भारत का इतिहास में क्या पूछा जाना है, प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। इसके अंतर्गत हम कौन कौन सा पूछेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल के बारे में चर्चा करेंगे, उनकी प्रमुख घटनाएं, उनके उस समय कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, समझिए इस चीज को, एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कैसा था, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का था, और आर्थिक विशेषताएं यानी किस तरीके से उनका जो वित्त व्यवस्थाएं थी, वित्त प्रणालियां थी, किस तरीके से वहां पे की जाती थी। जैसे कि मैं बात करूं गुप्त काल में यह बात करें तो किस तरीके की तौल माप तौल के हिसाब से मुद्राएं के प्रचलन किस तरीके से, हर इंसान, हर राजा आया उसने अपनी अलग मुद्राएं चलाई हैं, तो क्या इनके विशेषताएं थी, किस तरीके से ये रहते थे और किस तरीके से राज करते थे, तो ये क्या है, ये इसके बारे में बात करेंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने हैं, लेकिन वो कब हो, जब 19वीं और 20वीं सदी, यानी 1800 से लेकर 1900, ये 1900 सदी हो गई, 1900 से लेकर 1999 तक ये दूसरी सदी होगी, यानी 19वीं और 20वीं सदी। अब कौन सी चल रही है आपकी, 21वीं सदी चल रही है। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन जितने भी हुए हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, भाई स्वतंत्रता के पश्चात एक भारत का एकीकरण हुआ है, रियासतों का एकीकरण हुआ है। मध्य प्रदेश भारत एक ये संघीय राज्य क्षेत्र तभी हुआ है जब उसका क्या हुआ, एकीकरण हुआ और एक पुनर्गठन हुआ। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, तो इनकी मूर्ति भी इसी कारण बनी हुई है। इनका विशेष इतिहास में विशेष नाम इसीलिए है कि इन्होंने क्या किया था, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन में इनका विशेष योगदान है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की भूगोल की। भाई इतिहास तो हमने समझ लिया, इतिहास मध्य प्रदेश का भी समझ लिया और भारत का भी समझ लिया। अब भारत का, मध्य प्रदेश का भूगोल की बात करें तो भूगोल कैसा है, भूगोल के अंदर क्या आता है, मध्य प्रदेश के वन, कौन से वन यहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की वनो उपज, कौन कौन सी वन उपज है, वनों से प्राप्त होने वाली उपज है, वन्य जीव कौन कौन से वन, ये भी अभी बात करें। टाइगर स्टेट के साथ साथ हमें एक जन करंट का क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट हम नंबर 1 आए हैं, टाइगर स्टेट के साथ हमारे एक और जो जानवर है वो उसमें हम नंबर 1 आए, शायद घड़ियाल वगैरह कुछ ऐसा है, ठीक है ना, चंबल जैसे घड़ियाल अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है। तो वन्य जीव के बारे में बात करें, नदियों के बारे में बात करें, कौन कौन सी नदियां यहाँ पे बहती हैं, ठीक है, पर्वतों के बारे में बात करें,
पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के भूगोल की बात हो रही है। अब एक चीज और आती है, यहाँ पे वेदर कैसा है, जलवायु कैसी है, जलवायु के प्रकार। सबसे पहले जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, भाई संसाधन कैसे हैं, प्राकृतिक संसाधन और खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम खोद कर निकालते हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में परिवहन के बारे में बात करें तो हम राजमार्ग, हमारी सड़कें, रेल मार्ग या वायु मार्ग, इनके बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में परिवहन की क्या व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसके अंतर्गत आपकी सिंचाई और विद्युत परियोजना, यानी इनको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्या बोलते हैं हम इनको, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। सिंचाई और बिजली वाली जो परियोजनाएं होती हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं, क्योंकि इनके इस परियोजनाओं से एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, ठीक है। अगला है आपका मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। तो मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश पिछले कुछ सालों में कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा जा चुका है, कई बार इसको भारत में कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। तो कृषि के बारे में क्या व्यवस्था है, पशुपालन कैसा है, कृषि आधारित उद्योग यानी कृषि पर डिपेंडेंट जो उद्योग हैं वो हमारे यहाँ किस तरीके से चलते हैं। चलिए अगले बात करें हम इसके बारे में, तो ये क्या है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। मैंने बताया था कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, भाई मध्य प्रदेश से तो निकल गए, अब हम भारत के बारे में बात करें और विश्व के बारे में बात करें। तो भारत क्या है तुम्हारा, कह रहा है भारत और भूगोल कैसा है भाई, भारत भौतिक भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। भौतिक भूगोल में आप क्या आएंगे, भौतिक विशेषता, प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश यानी पर्वत पठारों की बात करेंगे, ठीक है ना। और प्राकृतिक संसाधन वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव और आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी, ये सारी चीजें आएंगी, ओके। सामाजिक भूगोल के अंदर की बात करें तो जनसंख्या संबंधी बात होती है। 2021 में अभी आपकी जनगणना होनी है, ठीक है। जननांक की जनसंख्या वृद्धि, भाई किस तरीके से हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आयु, लिंगानुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लिंगानुपात के बारे में, ठीक है ना। साक्षरता की बात करें, साक्षरता किस तरीके से है, ठीक है। और आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियों से उद्देश्य हमारा सिर्फ यह है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां यानी कृषि और क्षेत्र, और आपका कौन सा क्षेत्र हो गया इसका, आपका जो हो गया उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। आर्थिक भूगोल की बात करें तो हम प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, इसके अंतर्गत आता है उद्योग और यातायात के साधन। भाई उद्योग जब ही होंगे जब आपके यातायात के साधन सही होंगे, ठीक है ना। विश्व के महाद्वीप, कौन कौन से महाद्वीप हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, भाई प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं विश्व के, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, यानी दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनमें हम परंपरागत बोलते हैं और गैर परंपरागत बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें हम टॉपिक नंबर 5 पे, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। भाई राज्य की संवैधानिक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था किस प्रकार की है। तो कानून व्यवस्था के लिए किस हम इसमें बात करें कि हमारी ये क्या कानून व्यवस्था है, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हो रहा है, तो हमारी क्या स्थिति है इसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था क्या है हमारी, देखिए जरा। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यानी राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, कौन राज्यपाल है अभी हमारा, ठीक है। मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, विधानसभा के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। भाई सीधी सी बात है, उच्चतम न्यायालय तो दिल्ली में एक ही है देश का उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश का इंदौर है, खंडपीठ जबलपुर और ग्वालियर है, सॉरी जबलपुर है और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है, ठीक है ना। तो ये आपका होगा मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा टॉपिक भी है और समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि भाई विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी देश के किसी भी समाज के अंदर सुधार हम जब ही ला सकते हैं जब वो उसमें इन्वॉल्वेशन उसके अंदर किसका हो, एक लास्ट व्यक्ति तक का उसमें इन्वॉल्वेशन हो। तो इसीलिए जो ये आया था पंचायती स्तर, ग्राम पंचायती स्तर रखा था, ये पटवारी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिस्तरीय, कौन से, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं इसमें, कौन सी बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। चलो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश की यानी राज्य की हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, भाई सारी चीजें अर्थ से आती हैं, तो अर्थव्यवस्था में किस किस के टॉपिक आएंगे, जननांकिकी की आएगी और जनगणना आएगी, क्योंकि पैसा कितना भी हो अगर आपके पास जनसंख्या ज्यादा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसमें अपना नहीं देख। भाई एक परिवार की आय 20,000 रुपए है, उसमें खाने वाले लोग 40 लोग हैं, कैसे सर्वाइव होगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो क्या होगा, जननांकिकी और जनगणना। मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास किस दर से हमारी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग में हमारे कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है ना। जैसे पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, मंडीदीप भोपाल के पास राजधानी में पड़ता है औद्योगिक क्षेत्र है, मालनपुर वाले पास औद्योगिक क्षेत्र है, मुरैना के पास आपका बामा औद्योगिक क्षेत्र है, और भी औद्योगिक क्षेत्र लगते जा रहे हैं। तो क्या आपके उद्योगों की विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जातियां जिसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, अनुसूचित जातियां जिसको हम बोलते हैं एससी शेड्यूल कास्ट एंड जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइबल्स जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। इनके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्याणकारी योजनाएं से कौन कौन सी हमारे राज्य में योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। भारत का संविधान, शासन प्रणाली और व्यवस्था, देखो यानी जैसा कि बताया कभी राज्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सब ठीक है, लेकिन हम भारत के बारे में बात करें तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आपका टॉपिक है। तो पॉइंट क्या है इसमें, भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। भाई 1919 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम कौन सा आया था 1919 में, और 1935 जिसको हम भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, इसी पे हमारा संविधान तैयार होता है। भाई सीधी सी बात है, आपका देश हो गया था आजाद आपका 15 अगस्त 1947 को। कब हो गया था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और ये इसको संविधान बनने में कितना टाइम लगा था सब जानते हैं इसको, 2 वर्ष लगे, 11 माह 18 दिन, इतना संविधान बनने में हमारा टाइम लगा था। तो ये देश आजाद होने के बाद से संविधान लागू होने तक का जो दायरा था, समय था, यानी ये लगभग 3 वर्ष था। इस समय देश की कानून व्यवस्था कैसे चली, पॉइंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कि भाई संविधान तो था नहीं। अभी तो हम बात करते थे संविधान में ऐसा लिखा है, जब तो संविधान ही नहीं था तब हमारी कानून व्यवस्था कैसी चली। तो वो जो हमारी कानून व्यवस्था चली थी, वो चली थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था, इसके बारे में हमें यहाँ पे डेप्थ में चर्चा करनी है, यानी पूरी विस्तार से पढ़ना है। संविधान सभा के बारे में, संघीय कार्यपालिका यानी संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे, हमारा जो एक पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है, राष्ट्रपति के बारे में और संसद के बारे में, ठीक है ना। संसद बड़ा भैया भी चर्चा में रहा था, वो क्या था भाई, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, 20,000 करोड़ सेंट्रल नई संसद भवन। तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, आपके करंट के क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं किसकी, संसद की। नागरिकों के मौलिक अधिकार, ठीक है, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। संवैधानिक संशोधन, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, कब कौन सा लगाया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में और न्यायिक व्यवस्था के बारे में, हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं उनके बारे में, रिजर्व बैंक जो सभी बैंकों पे कंट्रोल करके रखता है, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी और एनएसई। एनएसई क्या होता है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना इस चीज को, क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये होता है आपका एनएसई। एक और होता है बीएसई, बीएसई को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब हम इकोनॉमिक्स का पार्ट पढ़ेंगे तो उनमें सब कुछ पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है। अब बात करते हैं हम विज्ञान और पर्यावरण पे, तो इसका पार्ट बहुत बड़ा है। मैंने बताया था कि साइंस का पार्ट आपका एमपीपीएससी में बढ़ा दिया गया है, पहले भी था लेकिन अब इसकी जरूरत ज्यादा होती है। भाई विज्ञान का युग है, सब जानते हैं विज्ञान का युग है, मशीनरी युग है, तो हमें विज्ञान की जरूरत भी ज्यादा है। जब उसकी जरूरत ज्यादा है तो क्यों ना उसको पढ़ा जाए। हटाया क्या गया है, एक्ट आपके हटा दिए गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके एक्ट हटा दिए गए हैं। जो आपके एससी और एसटी एक्ट हुआ करते थे, मानव अधिकार आयोग के एक्ट हुआ करते थे, उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है। अभी देखिए विज्ञान और पर्यावरण, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत किसने दिए थे, किस तरीके से आते हैं, कितने प्रकार की आपकी विज्ञान पढ़ते हैं आप। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह, अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना पड़ेगा भाई साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर्यावरण एवं जैव विविधता, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, यानी पोषण, आहार एवं पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, यानी इसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं मानव प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली आपके बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सारी प्राकृतिक आपदाओं की हैं। प्रदूषण के बारे में बात करें तो प्रदूषण की दिल्ली में अभी बहुत स्थिति खराब है, इस तरीके की बात चलते हैं। तो ये करंट के क्वेश्चन भी आपके कुछ बन के तैयार होंगे। इससे आगे चलते हैं, आगे देखिए पार्ट क्या कहता है आपका। देखिए अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसके लिए आपको करंट पढ़ना होगा। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको करंट से लेकर एमपी से लेकर कोई क्वेश्चन, अगर आपको करंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे रंजीत राजपूत सर सुबह आपकी 8 बजे करंट अपलोड हो जाती है। कहाँ, कितने बजे, 8 बजे करंट अफेयर्स डेली अपलोड हो जाती है। आप चाहें तो पिछला करंट देख लेंगे, हम पिछले 6 माह की करंट अफेयर्स एक साथ आपको 3 घंटे का कैप्सूल कोर्स देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या देंगे, 6 माह का, कितने का, 6 मंथ का पूरा
कैप्सूल कोर्स देंगे जिसके अंतर्गत सभी आपकी समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स कवर कर दिया जाएगा। रंजीत सर हमारे करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो करंट अफेयर्स के मामले में उनका मतलब एक बहुत बड़ा लेवल है, कई लेवल तक पहुंच चुके हैं, अनअकैडमी तक के एजुकेटर है, वो हाई लेवल के एजुकेटर हैं, वो आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पे जो आपके पास टीचर हैं वो बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे बड़ी बात ये है आपको। ठीक है ना, हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा भाव है। ठीक है, इस चीज को समझिए और हमारे साथ दीजिए, हम आपका साथ देते हैं। किस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं, अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय एवं समसामयिक घटना में प्रमुख महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और संस्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, ये सारे टॉपिक आते हैं, करंट का टॉपिक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है ना, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल, देखिए इंटेलिजेंस, ये एआई की बात कर रहे हैं। एआई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है, अभी टॉपिक चल रहा है आज जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बढ़ने वाला है। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, ये आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है, हर इंसान की समस्या है कि उनका पर्सनल डाटा हैक हो रहा है। ठीक है ना, तो इस पर मुद्दे पे चर्चा होनी है कि इसको कैसे इसकी सिक्योरिटी की जाए। जो अपनी सिक्योर कंपनियां हैं जैसे गूगल, वेजू वगैरह, क्या उतनी सिक्योर हैं और नहीं है, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे रखें, लीक्स होते हैं सबसे ज्यादा, तो ये साइबर सिक्योरिटी। ई गवर्नेंस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या इलेक्ट्रिक या इसके बारे में बात करें किस तरीका, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्क साइट में आपका एफबी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारे इनके बारे में बात होगी सोशल नेटवर्किंग साइट की। ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो आप सामान ऑर्डर करते हैं आपके साथ आ जाए, ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलिए, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं। अब मैं बात करता हूं मेन मुद्दे की कि प्रीलिम्स में क्या गया और क्या आया, क्या खोया और क्या पाया। ना लेके आए थे, ना लेके जाएंगे, ना कुछ खोया ना कुछ पाया, लेकिन यहाँ पे पाया है। ठीक है, और कुछ खोया भी है। क्या खोया है आपने, SC/ST एक्ट खोया है, मानव अधिकार आयोग जो अलग से आता था वो खोया है। ठीक है, लेकिन हालांकि वो टॉपिक इसमें है, लेकिन इतने डीपली नहीं रहेगा जैसे पहले रहता करता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय भारत निर्वाचन आयोग की बात होगी इसमें। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूपीएससी का, देश का सबसे बड़ा एग्जाम कराने वाली संस्था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसका ये एग्जाम है। ठीक है ना, क्या है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में चर्चा होगी। नीति आयोग, इसके बारे में चर्चा होगी। मानव अधिकार आयोग जो पहले भी था, महिला आयोग ये अब ऐड होगा है, बाल संरक्षण आयोग यानी कुपोषण के कारण जो बाल बच्चे वगैरह होता है उनके लिए बाल संरक्षण आयोग है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, ये आयोग आपके में देखो पहले पूरे तरह से एक टॉपिक में था, अब ये छोटे छोटे एक टॉपिक आ गया, यानी ये जुड़े हैं। ठीक है ना, हटा भी नहीं है उतने तरीके से। SC/ST एक्ट था जो आपका पूरा एक क्वेश्चन टॉपिक बन के आता था, अब सिर्फ एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले 8-10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आ जाते थे, अब हो सकता है एक क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन है, लेकिन इसका एक टॉपिक छोटा सा ऐड है। छोटा सा टॉपिक क्या ऐड है, पूरा उसी के बारे में। क्वेश्चन कितने आते हैं ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको पढ़ना है। पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के बारे में। ठीक है, सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है ना, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संरक्षण आयोग, इनके बारे में बात हमें करनी है, यानी इतने आयोग हमें पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस था। किस चीज का सिलेबस था ये हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस था। दूसरे में क्या पूछा जाएगा, दूसरे से प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, तार्किक कौशल यानी रीजनिंग, निर्णय लेना, है ना, इसमें क्या था, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या है, कि भाई आपको एक जबरदस्ती इस टिपिकल कंडीशन में डाल दिया जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करेंगे। ठीक है ना, आप एक तरफ आपका दोस्त है, एक तरफ आपके पिताजी हैं, फंसे हुए हैं, अब आप किसको बचाओगे। टिपिकल जबरदस्ती आपके मजाक है, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, कि टिपिकल कंडीशन में आपको बढ़ा देते हैं और फिर आपसे पूछते हैं कि आपकी वहां पे निर्णय लेने की क्षमता क्या है। सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या यानी मैथ, संख्याएं, विस्तार क्रम 10वीं कक्षा स्तर का रहता है। आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, आंकड़े की पर्याप्तता 10वीं कक्षा स्तर का। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, ये सारे आपका पेपर है प्रीलिम्स का। ठीक है, चलिए ये तो था अभी तक का हमारा सिलेबस डिस्कशन। क्या था हमारा सिलेबस डिस्कशन, जो हमारा पाठ्यक्रम में बताया गया है उसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली 2021 के।
पॉइंट नंबर 2 था कि हमारे वैकेंसी टोटल कितनी है, 235 है। फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, 11 जनवरी से। कब तक भरे जाएंगे, 10 फरवरी तक। ठीक है, अब तैयारी कहां से करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप जाओ 10,000, 12,000, 15,000, जिसके पास 10,000 नहीं होगा वो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा, नेक्स्ट क्लासेस के साथ पढ़ेगा। ठीक है ना। तो हमारा अब पढ़ना कहां पे है, जाइए नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कहां जाएंगे आप, नेक्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, नहीं तो आपको क्या होगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन कभी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप उसको बेल आइकन कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स की बात करें कि आपको कहाँ नोट्स मिलेंगे, आपको नेक्स्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। इससे भी बड़ा क्वेश्चन कि भाई क्लासें कब से चालू हो रही हैं, तो हम तो देर करने वालों में से है ही नहीं, देर तो आप करते हो, है ना। तो बस आज सिलेबस डिस्कशन हो गया, 28 तारीख है, एक दिन का टाइम दीजिए। अब हम 30 तारीख को आपसे मिलेंगे, 29 तारीख को ब्लैंक रखेंगे, 30 तारीख को हम तैयारी के साथ मिलेंगे। हम परीक्षा योजना और टाइम टेबल आपसे शेयर करेंगे। 1 जनवरी से, कब से, 1 जनवरी से, 1 जनवरी से आपकी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट रहेंगे। पेशेंस रखिए, क्लास लंबी जाएगी, ठीक है ना। तो पढ़ाई भी अगर हमें लंबी करनी है, अधिकारी बनना है ना, दोस्त चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टार्स उस पे चाहिए, डीएसपी बनना है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अपर कलेक्टर बनना है, तो पेशेंस रखना होगा। ठीक है ना, पेशेंस के साथ पढ़ाई कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, बने रहिए नेक्स्ट क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।